हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक वितान भाग 2 का चैप्टर 2 जूझ, जिसके राइटर हैं आनंद यादव जी। जूझ पार्ट का हम पार्ट 2 करेंगे। हमने आधा चैप्टर पार्ट 1 में किया, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करके हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मराठी भाषा में जाने माने कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के अत्यंत प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास से यह अंश लिया गया है। उन्होंने अपना उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। इसमें लेखक ने अपनी किशोरावस्था में जिस ग्रामीण जीवन को देखा और जिया है, उसके यथार्थ को ही उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर लेखक ने जूझ कहानी भाई मराठी भाषा की उपन्यास जोबी से ली गई है। इसके लेखक जो हैं आनंद यादव जी ने मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया है। आनंदा रतनप्पा जगाते हैं भाई, आनंद रतन यादव उनका पूरा नाम था। उन्होंने मूल नाम आनंदा रतनप्पा जगाते हैं। जूझ जो कहानी है उसका मतलब है जूझना या संघर्ष करना। कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव ने यह बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने व पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया और फिर अपनी लगन व मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। भाई कहानी की शुरुआत में हमने पार्ट 1 में देखा कि आनंदा यादव कहते हैं कि वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और 5वीं कक्षा को उनको छोड़ना पड़ा। उनके पिताजी ने यानी दादाजी ने, रनप्पा ने उन्हें खेती के काम में लगा दिया और उन्होंने अपनी माँ को मनाकर और दत्ताजी राव देसाई से बात कर कर उन्होंने कैसे अपने पिता को मनाया पाठशाला जाने के लिए और किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत करी कि उनके पिताजी मान जाए और वो आसानी से पाठशाला जा सके। आनंद यादव स्कूल जाना चाहते थे। एक दिन जब वो उसकी माँ गोबर के कंडे थापने वक्त वो अपनी माँ के साथ बातें करता है और अपनी माँ को मना लेता है और दत्ताजी यादव के पास चले जाते हैं और उन्होंने उसके पिता को भी समझाया और उनका स्कूल जाना शुरू हो जाता है। दत्ताजी यादव कौन थे? गांव के मुखिया यानी समझदार व्यक्ति थे, पढ़ाई लिखाई के महत्व को भी जानते थे वो। उन्होंने उसकी माँ और बेटे को आश्वासन देकर कहा कि तुम घर जाओ और मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूँ, आनंद यादव से बात करता हूँ, तुम उसे मेरे पास भेज दो और वो मेरी बात नहीं टालेगा, तुम्हें स्कूल जाना शुरू करवा देगा। तो यह सोचकर यह सब जद्दोजहद करके संघर्ष कर कर उन्होंने स्कूल जाना शुरू करा। और आगे देखते हैं कि स्कूल में किस तरह उन्होंने संघर्ष किया। अपनी कक्षा की पढ़ाई 5वीं कक्षा की पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन्हें किस तरह संघर्ष करना पड़ा और किस तरह उन्हें मेहनत कर कर मुकाम हासिल किया। तो चलिए करते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। भाई बीच की छुट्टी यानी रिसेस के टाइम पर मेरी धोती की काछ यानी गांठ को उस लड़के ने, जो बदमाश शरारती लड़का था कक्षा में, 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। भाई मैं दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा और पूरी छुट्टी होने से पहले वहां से उठा नहीं। खिलौने की तरह बनाए गए कोहा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, भाई खिलौनों से जैसे कोए के बच्चों को बनाते हैं ना और कोए उसके पास आकर उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल था। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। भाई घर छुट्टी के टाइम, घर जाते टाइम मैं सोचने लगता हूँ कि मेरी सभी लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं
और मेरी धोती को खींचते हैं, कभी गमछा खींचते हैं, और इस तरह कैसे गुजारा होगा। मैं नहीं जाऊंगा कल से पाठशाला, इससे तो मैं अपना खेत ही अच्छा था। फिर वो सोचने लग गया कि पाठशाला से अच्छा तो मेरा खेत ही था, चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ही लड़के थे हैं कक्षा में। भाई वो सोचने लगा खेत में तो चुपचाप काम करते तो रहते थे, पर वहाँ तो पाठशाला में तो सिर्फ दो ही लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरी गली के लड़के हैं। वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे मेरी। मन उदास हो गया भाई इससे। आनंदा का मन उदास हो गया। चौथी से पांचवी तक पाठशाला अपनी लगती थी। भाई जब मैं चौथी क्लास में था, पांचवी क्लास में गया, तब पाठशाला तो अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। और अब जब भी मैं कक्षा में जाता हूँ वो परायों जैसी लगती है। वो अपना वहाँ कोई भी नहीं लगता। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में उठा। भाई सवेरे सवेरे मैं उमंग में उठा, फिर से पाठशाला चला गया। भाई दोबारा मैं पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पकड़ कर भाई माँ के पीछे पड़कर मैंने माँ से बार बार बोलकर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। भाई माँ के पीछे पड़ पड़कर मैंने एक नई टोपी मंगवाई और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की, जो मैली ना लगे, वो 8 दिन के अंदर मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू कर दिया। भाई लेखक ने चड्डी पहनकर और पाठशाला में जाते थे और धोती पहनकर खेत पर जाते थे। धीरे धीरे लड़कों से उनका परिचय बढ़ गया, एक दूसरे को जानने लगे। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। भाई जो मंत्री नामक मास्टर थे, मास्टर जी का नाम मंत्री था, वो अध्यापक के रूप में उनकी कक्षा के बीच में आए। ये प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। भाई वो मास्टर जी छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, वो हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। भाई जब किसी बच्चे की गलती होती थी, वो उसकी अपने अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ते थे और पीठ पर घूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। भाई वो रोने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। भाई लड़कों के मन में मंत्री नामक मास्टर की दहशत यानी डर बैठा हुआ था। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को पराये मौका नहीं मिलता था और शरारत करने वाले बच्चों को कभी भी मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। भाई जो लड़के पढ़ते थे उनको शाबाशी मिलती थी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, जो मंत्री मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे। भाई अगर किसी लड़के की कोई मूर्खता दिखाई देती थी, उसे वहीं ठीक कर देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी उनसे डरते थे, तभी उनके पास जाने पर सबका पसीना छूटता था। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे थे। भाई सभी लड़के घर से पढ़कर जाते थे, नहीं तो उनकी पिटाई होती थी। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। भाई उनकी कक्षा में एक बसंत पाटिल नाम का एक लड़का था, जो शरीर से बिल्कुल दुबला पतला मरियल सा था, लेकिन वो बहुत होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। भाई उसके जितने भी क्वेश्चन होते थे मैथ्स के, सभी सही निकलते थे। स्वभाव से वो शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था, घर से पूरी तैयारी करके आता था। भाई वो सोचता था, आनंदा सोचता था कि यह लड़का कितने शांत स्वभाव का है, पढ़ने में लगा रहता है और घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। भैया उसके बसंत पाटिल की खूबियां बताई गई है कि वो कितना शांत स्वभाव का था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा पूरी तैयारी करके आता था और कक्षा का मॉनिटर भी था, दूसरे बच्चों के सवालों की जांच भी करता था, हमेशा पहले बेंच पर बैठता था और बिल्कुल मास्टर जी के पास बैठता था और कक्षा में उसका सभी सम्मान करते थे।
मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था भाई, और मुझे यह लड़का छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था भाई, मैं उससे पहले 5वीं क्लास में आया था। गलती से मैं पिछड़ गया था और इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। भाई आनंदा सोचते थे कि मास्टर को यह मॉनिटरी, कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ। मुझे ऐसे लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था भाई, वो इस तरह का भी सोच रखता था, लेकिन दूसरी ओर वह यह भी सोचता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। भाई वो यह भी सोचता था कि भाई मुझे 2 महीने थे उनके पास 5वीं कक्षा की तैयारी कर कर अच्छे से पास होने के लिए। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। भाई कक्षा में दंगे शरारतें करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना, यानी पढ़ाई छोड़कर और कामों को करना, यह उसके लिए मुनासिब नहीं था, उसके लिए सही नहीं था। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है। नहीं, वो सोचता है कि मैं तो इस कक्षा में ऊपरी हूँ भाई, यह भी नहीं भूलना चाहिए भाई, मुझे यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा भाई। इन सब बातों को देखते हुए, उन सोचते हुए उसका सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। और बसंत पाटिल जैसे पढ़ाई करता था वो भी उसी तरह ही पढ़ाई करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए भाई। आनंदा ने अपनी किताबों पर अखबार के कागज के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा भाई, वो भी अपना बस्ता अच्छे से व्यवस्थित कर कर किताबों को जमा कर रखने लगा। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था भाई, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ काम करने लगा। भैया अगर वसंत पाटिल ने कक्षा में कोई शाबाशी का काम करता था तो अगले ही दिन आनंदा भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करता था। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा भाई। मन को एकाग्र करा उन्होंने, सोचा समझा सब कुछ करा, तो जिससे गणित उन्हें जल्दी से समझ आने लगा और सवाल भी सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। तो वो कक्षा में क्या करते थे, बसंत पाटिल के साथ बसंत पाटिल जो है वो कक्षा में एक तरफ से बच्चों के सवाल जांचते थे और ये दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगे। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई भाई। इसके कारण भाई दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और उसकी और बसंत की दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे भाई, वो एक दूसरे की मदद करने लगे और कक्षा के कई सारे काम होने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे भाई, मास्टर जी ने उसका नाम आनंदा रख दिया, उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा भाई, लेखक को बहुत अच्छा लगा किसी ने उसे आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम भाई। लेखक की माँ उसे कभी कभी आनंदा कहती, बहुत ही कम होता था कि उसकी माँ उसे आनंदा कहकर बुलाती थी। मास्टरों ने कि इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा भाई। मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में उसका विश्वास और अधिक बढ़ने लगा। सौंदेलकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे भाई। सौंदेलगेकर मास्टर जो थे वो मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। जब वो मराठी पढ़ाते थे हम लोगों को, वो स्वयं ही इस तरह मराठी में खो जाते थे कि विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे भाई। वो कविता इतनी अच्छे ढंग से पढ़ाते थे मराठी में और वो स्वयं उसमें खो जाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी। और उसके पास भाई उनके पास सुरीला तो गला था, छंद की बढ़िया चाल थी उनकी,
और उनके साथ रसिकता भी थी। उन पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। भाई उन्हें नई और पुरानी कई सारी मराठी कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। भाई उन्हें छंदों की लय, गति, ताल भी अच्छे से मालूम थी। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। भाई पहले तो वो एकाध कविता को गाकर सुनाते थे और फिर अभिनय कर 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 बच्चों को कविताओं का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता को भी सुनाकर दिखाते। भाई उसी भाव की जो किसी अन्य कवि ने कविता लिख रखी होती थी वो भी गाकर सुनाते थे। बीच में कवि यशवंत बोरकर और तांबे और गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। भाई उनके सोंदेलकर जो मास्टर थे मराठी के, वो जो उनकी मुलाकात केशव कुमार से, कवि गिरीश से, तांबे से, यशवंत से, कवियों से हुई है, उनके संस्मरण भी सुनाते रहते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध बार सुना दिया करते थे। भाई वो अपनी कक्षा में अपने द्वारा लिखी हुई कविता भी जब उन्हें याद आ जाती थी तो वो सबको सुना देते थे। और सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। भाई यह सब सुनते हुए और अनुभव करते हुए मुझे अपना ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। भाई मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। मैं इतना मग्न हो जाता था कि मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर आंखों से देखता था और कानों से सुनता था। अपने दम को रोककर मास्टर जी के कविता सुनाते टाइम सभी हाव भावों को, ध्वनि को, गति को, चाल को और रस को पीता रहता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। भाई फिर उसके बाद वो सुबह शाम जब वो खेतों में जाता था, पानी लगाता था, पशुओं को चराता था, तो अकेले में खुले गले से, भाई खेतों में खुले गले में सारी कविताएं मास्टर जी के हाव भाव में, उसी ध्वनि से, उसी चाल से, आरोह उसी उतार चढ़ाव में के अनुसार ही गाता रहता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। भाई उन कविताओं के जो अर्थ होते थे उनसे वो खेलता हुआ आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करता था, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। भाई मास्टर वहाँ पे कक्षा में बैठे बैठे अभिनय करता था और वो वैसा ही अभिनय खेतों में पानी लगाते लगाते करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता था। भाई लेखक को इस चीज का आभास भी नहीं होता था कि क्यारियां पानी से कब से भर गई है। मास्टर की चाल पर दूसरी कविता भी पढ़ी जा सकती है। भाई मास्टर की चाल पर तो दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। इसका पता भी मुझे उसी समय चला। भाई इसका पता भी उसे तभी चला जब वो पानी मास्टर जी की कविताओं को खेतों में पानी देते देते गुनगुनाता था। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। भाई वो कहता है कि मुझे इन कविताओं के साथ खेतों में खेलते हुए दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। भाई पहले मुझे ऐसा लगता था जब मैं पानी लगाऊं, ढोर चराऊं और दूसरे काम को अकेला करता था तो गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए मुझे किसी का साथ चाहिए होता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। भाई अब मुझे अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती, मुझे कोई अकेलापन नहीं लगता।
मैं अपने आप से ही खेलने लगता। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जितना भी अकेला रहूं उतना मेरे लिए अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी। भाई मैं जितना अकेला हूँगा उतनी ही कविता मैं ऊंची आवाज में गा सकूंगा। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। भाई अकेले में मैं किसी भी तरह का अभिनय कर सकता हूँ। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता है। भाई अकेले में मैं गाते गाते नाच भी सकता हूँ। मैं सचमुच ही नाचने लगता था और मैं सचमुच ही कविता गाते गाते नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। भाई मैंने अनेक कविताओं को अब अपनी खुद की चाल में गाना शुरू करा। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसीरते पाठरी गाया धरणी वरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। भाई उन्होंने अनंत गाणेकर की पंक्ति को मास्टर जी की चाल से अलग अपनी चाल बनाई और उसी में उन्होंने उसको गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। भाई उन्होंने इस तरह की चाल सिनेमा में एक गाने के आधार पर सुनी थी। उसी चाल पर उन्होंने इस पंक्ति को गाया। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। भाई जो वो गाना सिनेमा का गाना था वो केशव करणी जाति के छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। भाई मास्टर जी भी इतने अभिनय के साथ नहीं गाते थे जितना मैं सबसे ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। भाई मैं अपने चेहरे पर कविता के भावों को पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। भाई मास्टर जी को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि सभी छठी क्लास के सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को लड़कों को मेरे सामने बुलाकर मुझसे गाना गवाया और पाठशाला में एक समारोह में भी उसे गवाया। भाई पाठशाला में एक समारोह हुआ था उसमें भी उससे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। भाई यहीं से मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। भाई मास्टर जी जो थे वो स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और संस्मरण बताया करते थे। भाई वो उन कवियों के चरित्र और संस्मरणों को बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। भाई जिस कारण ये सभी कवि जो थे वो उन्हें आदमी लगते थे। खुद सोंदेलकर कर मास्टर कवि थे। भाई मास्टर जी भी खुद कवि थे। इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। भाई तब लेखक ने जाना कि कवि भी एक हमारे जैसा ही हड्डियों और मांस का बना हुआ क्रोध और लोभ का बना हुआ एक मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। भाई तब मुझे लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। भाई मास्टर जी के दरवाजे पर एक मालती की बेल छाई हुई थी, फैली हुई थी। उस पर मास्टर जी ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देख रखी थी और इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। भाई मुझे तब एहसास हुआ कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भाई यह सब कुछ अनजाने में ही होता चला गया। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। भाई उसके बाद तो मैं जब भैंसों को चराता था तो फसलों पर, कभी जंगली फूलों पर,
किसी पर भी तुकबंदी करने लग जाता था, कविता बनाने लग जाता था, उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था, मास्टर को दिखाने भी लगा। भाई फिर मैं उन कविताओं को मास्टर जी को भी दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। भाई अब वो कविता लिखने के लिए अपने पास हमेशा कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर, भाई जब उनके पास कागज पेंसिल नहीं होता तो लकड़ी के उससे भैंस की पीठ पर कागज पेंसिल भाई रेखा खींच देते थे और लिखना लग जाते थे, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेते। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देते। भाई वो भैंस की पीठ से और पत्थर की शिला पर जो वो लिखते थे, तो जब उसने वो याद हो जाती कविता तो वो उसको पोंछ देते थे। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती। भाई छुट्टी वाले दिन, रविवार के दिन जिस दिन कोई कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाते थे। भाई फिर वो सोमवार के दिन वही कविता मास्टर जी को दिखाते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता। भाई कई बार तो सवेरे होने तक का भी इंतजार नहीं रहता, वो रात में ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखा देता था। भाई रात के समय ही मास्टर जी के घर चला जाता था और कविता दिखाता था। मैं उसे देखते और शाबाशी देते। भाई मास्टर जी उस कविता को देखते और लेखक को शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। भाई शाम रात के समय ही कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी तरह महफिल बन जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते, भाई मास्टर जी भी बोलना शुरू करते और वो बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है। भाई वो मुझे बताते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस प्रकार होना चाहिए, छंदों की जाति कैसे पहचाने। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और सब कुछ उन्होंने बताया कि छंदों की जाति कैसे पहचाने, हम उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। भाई वो मुझे कविता की छोटी छोटी चीज़ों को समझाते रहते, बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। भाई मुझे अब उनके प्रति अपनापन महसूस होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, भाई अब मुझे वो पुस्तकें देने लगे, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई। भाई उन्होंने मुझे अलग अलग तरह की कविता संग्रह दी और कविताएं सुनाई। इस ढर्रे पर कविता बनाओ, भाई वो कहते हैं मुझे कि इसके ऊपर तुम कविता बनाओ। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। भाई उस ढर्रे पर मुझे कविता बनानी होती थी तो उस दिशा में मैं सारा दिन कोशिश करता रहता था, कविता बनाता रहता था। इन बातों से मैं सोंदेलकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया। भाई इन सभी बातों के कारण मैं मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। भाई इन्हीं जाने अनजाने लम्हों के कारण मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी और उसे लिखते समय मैं बहुत संचेत रहने लगा। भाई मैं बहुत सावधानी बरतने लगा उसे लिखते समय, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। भाई मैं अलंकारों को, छंदों को, लय को, सभी चीज़ों को बहुत बारीकता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा। भाई मेरे ऊपर शब्दों का नशा चढ़ने लगा। ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है और मुझे हमेशा ऐसे लगता रहता कि मेरे मन में कोई मधुर बाजा बजने। तो इस प्रकार हमने देखा इस चैप्टर में आनंद यादव जी ने किस तरह अपनी आत्मकथा का एक हिस्से के माध्यम से ये कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत की। भाई उन्होंने किस तरह बचपन में अपनी पढ़ाई को लेकर कितना संघर्ष किया और कितना उन्होंने किस तरह अपनी पढ़ाई को पूरा किया, पाठशाला जाना शुरू किया और किस तरह एक मास्टर जी के संपर्क में आकर उन्होंने कविता करनी शुरू की। उन्हें अलंकार, छंद, लय आदि का ज्ञान हुआ। किस तरह उन्होंने अपनी मराठी भाषा को सुधारा और मराठी भाषा में
अपना अच्छे से उन्होंने सुधार किया और सब कुछ मराठी भाषा में करने लगे। तो इस प्रकार हमने एक एक पॉइंट को, हमने लेखक की आत्मकथा को एक एक हिस्से को अच्छे से जाना और समझा। अब हम इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे चैप्टर को, तभी हम क्वेश्चन आंसर्स को आगे कर पाएंगे। आप इनको अच्छे से समझें और आगे आने वाली वीडियोस में प्रश्न उत्तरों को करें, ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।